हेलो नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड, जिसको हम लोग रक्त भी कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं और क्या कहते हैं, खून भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जानना है कि रक्त क्या है जी। रक्त की हम लोग बात कर रहे हैं, तो रक्त क्या है? तो रक्त आप नॉर्मल सी भाषा में याद रखिएगा कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है जी? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, जिसकी प्रकृति क्या होती है? दुर्बल क्षारीय होती है। कभी आपका हाथ कट जाए तो आप ऐसे चख के देखिएगा ब्लड को, कैसा लगेगा? नमकीन लगता है, क्षारीय होता है, दुर्बल क्षारीय होता है, प्रबल क्षारीय नहीं, दुर्बल क्षारीय होता है, हल्का नमकीन लगता है। ठीक है, जिसका पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। इसका पीएच मान की बात करते हैं तो इसका पीएच मान कितना होता है जी? 7.4 होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात कर लें यदि, तो सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है उसके वजन का कितना भाग होता है? उसके भार का 7% होता है। उसके भार का कितना प्रतिशत होता है जी? लगभग 7% होता है। ठीक है, मेल में, एक वयस्क मेल में, एक वयस्क पुरुष में जो रक्त की मात्रा होती है वो कितनी होती है जी? 5 से 6 लीटर होती है। महिलाओं में रक्त की कमी होती है और महिलाओं में, वयस्क महिलाओं की बात करें तो उसमें रक्त की जो मात्रा होती है 4 से 5 लीटर होती है। कितनी होती है जी? 4 से 5 लीटर होती है। ठीक है, और ये जो रक्त होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्तों का अध्ययन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? हेमेटोलॉजी। तो अभी तक जो जो बातें बताए आपको उसको मेरे साथ रिमाइंड करिए कि पहला बात आपको बताया गया कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और रक्त की जो प्रकृति होती है दुर्बल क्षारीय होती है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और रक्त का जो मात्रा होता है वजन का 7% होता है। भार का, शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? लगभग 7% होता है। और पुरुषों में, वयस्क पुरुषों में जो रक्त की मात्रा होती है वो कितनी होती है जी? 5 से 6 लीटर। और महिलाओं में कितनी होती है? 4 से 5 लीटर होती है। और रक्तों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दे से आगे आप ध्यान देंगे। देखिए रक्त, अब आगे यहाँ पे देखो, रक्तदाब मापने के लिए, बीपी मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बीपी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्तदाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ये देखो, ये क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर है। इसको स्फिग्मोमैनोमीटर भी कितना लोग कहता है। ठीक है, और यदि हम लोग बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। 120/80 mmHg होता है। यानी ब्लड प्रेशर का हाईएस्ट मान कितना? 120 और लोएस्ट मान कितना? 80। ये आपका आदर्श संतुलन माना जाता है। ठीक है, अब यदि बात कर लेते हैं, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आप ये आप देख रहे हैं हड्डियों का ये जो बीच वाला भाग होता है ये क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है। क्या होता है? अस्थि मज्जा। और उसी अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है जी? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जी? यकृत द्वारा होता है। भ्रूणीय अवस्था में यदि पूछा जाए, बच्चा जब भ्रूणीय अवस्था में होता है, इस अवस्था में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय ब्लड निर्माण करने का काम कौन करता है जी? यकृत करता है। आपका लीवर ब्लड बनाता है, अस्थि मज्जा उस समय नहीं बना रहा होता है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो, पॉइंट को मेरे साथ रिमाइंड करते चलो। अभी आपको क्या क्या बताया गया? तो ब्लड प्रेशर मापने वाला जो यंत्र होता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। पॉइंट रिमाइंड हो गया। इसके बाद दूसरा बात आपको बताया गया कि एक वयस्क मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है 120/mmHg होता है। और इस ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूणीय अवस्था में यदि हम लोग बात करें कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है जी, तो कहाँ होता है? लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। चलो आगे देखो, रक्त का संगठन। रक्त जो है 2 भागों में बटा होता है। इस रक्त को आप जो देख रहे हो, ये रक्त कितने भागों में बटा होता है जी? 2 भागों में बटा होता है। पहला भाग जो होता है वो होता है प्लाज्मा। पहला भाग कौन होता है जी? प्लाज्मा, जो कि होता है कितना?
55%। दूसरा होता है रुधिराणु या रक्त कणिका, जिसका प्रतिशत मात्रा कितना होता है 45%। रक्त कोशिकाएं जो होती है या रक्त कणिका बोलते हो जिनको, वो कितनी होती है जी 45% होती है। और जबकि हम बात करते हैं प्लाज्मा की, रक्त प्लाज्मा की, तो ये कितना 55% होता है। और रक्त प्लाज्मा में क्या क्या आपको मिलेगा, तो जल मिलेगा जो कि होता है 90%। दूसरा होता है प्रोटीन, क्या होता है प्रोटीन, जो कि कितना प्रतिशत 7% होता है। प्लाज्मा में लवण भी मिलता है आपको, जो कि 0.9% होता है। और अगला ग्लूकोज की भी इसमें मात्रा होती है 0.1%। और अन्य कार्बनिक पदार्थ इसमें रहते हैं जो कि 2% रहते हैं। कितने परसेंट रहते हैं जी 2%। तो ये प्लाज्मा को लेकर जानकारी हो गई। अब रक्त कणिका की बात कर लेते हैं। तो रक्त कणिकाएं होती हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है जी रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की। पहला आरबीसी को ही हम लोग कहते हैं लाल रक्त कणिका। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है जी रेड ब्लड सेल। क्या होता है रेड ब्लड सेल। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं रक्त कणिका का दूसरा भाग डब्ल्यूबीसी होता है। कौन होता है डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है जी व्हाइट ब्लड सेल होता है। क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है वो प्लेटलेट्स, जिसको रक्त बिंबाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है रक्त बिंबाणु। तो ये रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की हो गई। और प्लाज्मा को तो आप लोग देख ही लिए। ये प्लाज्मा का प्रकार नहीं, प्लाज्मा में कौन कौन सा पदार्थ रहता है, ये पदार्थ की मात्रा बताई गई है। ठीक है, अब आगे हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं रक्त कणिकाओं को। उससे पहले कुछ पॉइंट और हैं। यहाँ पे ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, इसमें जो आपको रेड दिखाई दे रहा है, ये जो है आरबीसी है। ये क्या है बुआ आरबीसी है, आरबीसी। ठीक है, और ये जो है व्हाइट ब्लड सेल है। ये क्या है व्हाइट ब्लड सेल। और ये जो पीला, थोड़ा सा पीला टाइप पे संरचना है, वो प्लेटलेट्स है। क्या है जी प्लेटलेट्स। क्या है जी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये फिगर में आपको यही समझाना था कि कौन क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो प्लाज्मा को थोड़ा सा पढ़ लो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो आप। प्लाज्मा के बारे में आप याद रखना, यह रक्त का तरल अवस्था में पाया जाने वाला भाग है। रक्त का तरल अवस्था में पाया जाने वाला भाग कौन है जी प्लाज्मा है। और ये कितना प्रतिशत, इसका 90% भाग जल होता है। बिलिरुबिन के कारण इसका रंग जो होता है हल्का पीला होता है। बिलिरुबिन के कारण इसका रंग जो होता है कैसा होता है जी हल्का पीला होता है। पूरा पीला नहीं, हल्का पीला होता है। ये तरल भाग, जो रक्त का तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में 90% जल होता है। और बिलिरुबिन के कारण इसका रंग कैसा होता है जी पीला होता है। अब यदि बात कर लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे आपको पहले ही बता दिए कि वाटर जो होता है जल होता है 90%। ग्लूकोज और खनिज लवण इसमें होते हैं, जिसका काम क्या है ऊर्जा का निर्माण करना। जिनका काम क्या होता है जी ऊर्जा का निर्माण करना। इसमें जो प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन पाए जाएंगे, तो थ्रोम्बिन पहला पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। उसके बाद ग्लोब्यूलिन। कौन पाया जाता है ग्लोब्यूलिन। उसके बाद फाइब्रिन प्रोटीन भी पाया जाता है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला थ्रोम्बिन, नाम याद रखना। प्लाज्मा में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जी, तो पहला पाया जाता है थ्रोम्बिन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, उसके बाद ग्लोब्यूलिन। क्या ग्लोब्यूलिन, नाम मेरे साथ बोलते चलो ग्लोब्यूलिन। उसके बाद अगला क्या फाइब्रिन। क्या जी फाइब्रिन। उसके बाद फाइब्रिनोजेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो ये प्लाज्मा में जो प्रोटीनें होती हैं उनका प्रकार उनका नाम हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लाज्मा कार्य क्या क्या करता है। प्लाज्मा का पहला कार्य क्या है जी, तो यहाँ पे देखिए प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मा का मुख्य काम क्या है जी, प्रोटीन को एक जगह से, शरीर में प्रोटीन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम कौन करता है प्लाज्मा करता है। उसके बाद प्लाज्मा में पीएच मान को संतुलित, प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है। पीएच मान को क्या करता है संतुलित करके रखता है। प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लाज्मा रक्त को थक्का बनाने का काम करता है, ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाने का भी काम करता है। तो इसका देखो काम सुन लो, प्लाज्मा का काम कान खोल के सुन लो। पहला क्या कि ये प्रोटीन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक लेकर जाएगा। उसके बाद दूसरा इसका काम क्या होता है, तो रक्त में पीएच की मात्रा को संतुलित रखेगा।
तीसरा ग्लूकोज को भी एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाएगा। उसके बाद रक्त को थक्का बनाने का काम करेगा। रक्त को क्या करेगा? थक्का बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखो जी आगे टॉपिक आपका यहाँ पे है सीरम। सीरम पढ़ना है। सीरम होता क्या है तो यहाँ पे समझिए, रक्त से ये आपका प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। आप इसको शॉर्टली कह सकते हो फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को, फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। वही बात बोला गया है कि प्लाज्मा में रक्त का थक्का जमाने वाला कारक फाइब्रिनोजेन नामक पदार्थ को हटा देने पर प्राप्त होने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। वही बात है आपका कि फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। सीरम आप याद रखना। सीरम में वो क्षमता नहीं होती है ब्लड को थक्का बनाने की, फाइब्रिनोजेन ही थक्का बनाता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दोगे, रुधिराणु की अब बात करते हैं हम, यानी रक्त कणिकाएं। आपको पहले ही बता दिया गया है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो डीपली। अब देखो, जो रक्त कणिकाएं होती है, रक्त का कितना प्रतिशत होती है जी? 45% भाग होती है, और इसे 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला होता है आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अब हम लोग लाल रक्त कणिकाओं की बात करते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स या सेल कह सकते हो, उसको शॉर्ट में कहते हैं आरबीसी। क्या कहते हैं बुआ? आरबीसी। आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट। क्या होता है जी? इरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम याद रखो, क्या होता है? इरिथ्रोसाइट होता है। और इसका निर्माण वयस्क में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूणीय अवस्था में कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। और इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का होता है। और इसका मृत्यु की बात करें, यदि कोई कहे कि आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है तो प्लीहा एस्प्लीन में होता है। कहाँ होता है जी? एस्प्लीन में। तो आरबीसी को लेकर पॉइंट आपको क्या क्या बताया गया कि इसका वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट होता है। दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि इसका निर्माण वयस्कों में होता है अस्थि मज्जा में, और भ्रूणीय अवस्था में यकृत में, लीवर में होता है। और इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। उसके बाद इसकी मृत्यु कहाँ होती है जी? प्लीहा में होती है। कहाँ होती है? प्लीहा में। तो ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पे देखिए, खराब हुई आरबीसी प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं। अब देखिए, जो आरबीसी खराब हो गई होती है वो प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए आरबीसी की कब्रगाह किसको हम लोग कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। अब देखो, जो खराब आरबीसी होता है वो जाके नष्ट कहाँ होता है? प्लीहा में। इस कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। यानी आरबीसी का कब्रगाह कौन है? एस्प्लीन है, प्लीहा है। ठीक है, इसको ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये पॉइंट आप याद रखना। अपवाद ऊंट और लामा प्रजाति के जीवों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी नॉर्मल जीव कोई भी हो उसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। अपवाद कौन कौन होता है? ऊंट और लामा प्रजाति के जो जीव होते हैं उसमें केवल क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। उसके आरबीसी में केवल केंद्रक पाए जाएंगे, बाकी जीवों में केंद्रक नहीं होगा। ठीक है, उसके आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा। अब लाल रक्त कणिकाओं से और भी पॉइंट रिलेट करता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझो। देखो, एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर होता है। महिला में 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। और आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का क्या करना? परिवहन करना है, जिसके लिए हम इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, पहला हीमेटिन और दूसरा ग्लोबिन। दूसरा क्या हुआ? ग्लोबिन। देखो क्या क्या पॉइंट बताया गया, थोड़ा सा मेरे लैंग्वेज में समझो। अब यदि हम लोग बात करें आरबीसी की संख्या की, तो पुरुषों में 1 मिलीमीटर क्यूब में कितना पाया जाएगा आरबीसी की संख्या? तो कितना? 45 से 55 लाख। और महिलाओं की बात करें तो 40 से 45 लाख प्रति मिलीमीटर
क्यों पाई जाती है, ठीक है। और यदि हम लोग बात करें आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करता है, तो ये ऑक्सीजन आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और उसी के साथ वो प्रवाहित करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। और इसके बाद हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग लाल होता है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग क्या होता है, लाल होता है। अब यदि बात कर लेते हैं हम लोग आगे के पॉइंट का, तो यहाँ पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे आगे का पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला हिमेटिन और दूसरा क्या है, ग्लोबिन है। क्या है, ग्लोबिन। हिमेटिन यह लौह तत्व होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और ग्लोबिन का बात करें तो यह एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन और CO2 को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का और ले आने का कार्य करता है। यहाँ पे देखो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं हम लोग, तो हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला हिमेटिन और दूसरा ग्लोबिन। हिमेटिन क्या है, एक लौह पदार्थ है, लौह तत्व होता है जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल। और दूसरा बात हम लोग करते हैं ग्लोबिन की, तो एक प्रोटीन है, वो एक क्या है जी, प्रोटीन है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने और ले आने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर प्री नोटिफिकेशन। और किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को छोड़ डालो, उसको क्लियर करने का जिम्मा हम लेते हैं।